पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से खबरें आ रही थी कि स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और लगातार जो कोरोना के कर्मवीर हैं अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उनको उस काम से रोका जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। कई जगह प्राणघातक हमले भी हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश है वो पारित कर दिया और उसमें लगातार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के मद्देनज़र 123 साल पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला ले लिया गया। अब हेल्थ कर्मियों के लिए अध्यादेश लाने का फैसला ले लिया गया, जो हम बता चुके हैं। और इस अध्यादेश के तहत डॉक्टर्स और अन्य हेल्थ कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल की सज़ा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। मोदी सरकार के हस्ताक्षर के बाद में ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा। अध्यादेश में सख्त सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। जावड़ेकर के मुताबिक डॉक्टर पर हमला करना गैर जमानती अपराध होगा। आज सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मेडिकल कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। डॉक्टर्स ने मांग की थी कि कोरोना काल में उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कानून लाए और इस पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अतिरिक्त अधीक्षक एसएमएस हॉस्पिटल अजीत सिंह जी, डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और ये जो कानून लाने की बात सरकार कर रही है, पहले तो अध्यादेश आएगा और तुरंत इसको लागू किया जाएगा। किस रूप में इसको देखते हैं? कोरोना कर्मवीर जिस रूप में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है और हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में इस अध्यादेश का फायदा? सबसे पहले तो केंद्र सरकार का पूरा चिकित्सा जगत की तरफ से मैं स्वागत करता हूं कि डॉक्टर कम्युनिटी के लिए जो ये अध्यादेश की घोषणा की है, वो उसके लिए सारा चिकित्सा जगत जो है एक तरह से आभार व्यक्त करता है। जहां तक हम चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारा वार्ड बॉय हो, चाहे हमारा स्वीपर हो, जिस ढंग से कोविड-19 जो कि एक महामारी के रूप में पूरे विश्व के अंदर फैल चुकी है और इसकी संक्रामकता की बात करें, इसकी इंफेक्टिविटी की बात करें, तो आज आईसीयू हो चाहे वार्ड में हो, स्वीपर काम करने की इच्छा से वो अपनी लाइफ के बारे में पहले सोच रहा है। स्वीपर के साथ में वार्ड बॉय की बात करते हैं तो वो किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है जी। वही हालत हम बात करें चिकित्सक की, तो वो भी अपना पूरा प्रोटेक्शन लेके मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन उनके मन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये भावना है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं हो जाए जिससे मेरी जिंदगी को कोई खतरा हो। तो एक तरफ तो इस महामारी की वजह से पूरे चिकित्सा जगत में और इवन पूरे विश्व समुदाय में एक भय का माहौल है और ऐसी परिस्थिति में जनता से सहयोग ना मिले और सहयोग के एवज में अगर वहां पर कोई ऐसा सांप्रदायिक रूप या किसी चिकित्सक के साथ में या किसी पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में अगर कोई मारपीट होती है, तो ये एक तरह से मैं कहूंगा कि चिकित्सा जगत के ऊपर दोहरी मार होती है। और इसको केंद्र सरकार ने, और मैं समझता हूं कि डेफिनेटली हमारी राज्य सरकार भी बहुत संवेदनशील है, जिसके तहत ये अगर कोई कानून बनता है तो वही कानून केंद्र के बाद तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार इसको भी लागू करेगी, क्योंकि जो आपका रक्षक है, जो आपका लाइफ सेविंग का काम कर रहा है, उसका सुरक्षित रहना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना है। तो जहां पर हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, जहां पर हम बात कर रहे हैं हाइजीन को मेंटेन करने की, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि साहब लॉकडाउन के अंदर आप अपने नियमों का पालन करिए, तो वो एक आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं और इनको हमें गहराई से सोचना होगा। इन नियमों का, कानूनों का किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं, ये एक पूरी कम्युनिटी से संबंध है और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इनको सबको हमें एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत पालन करना चाहिए और इस कानून के तहत डॉक्टर आपके सभी के दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं है, आपके स्वास्थ्य के रक्षक हैं, तो इनकी सुरक्षा आपका भी एक तरह से कर्तव्य बनता है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये संक्रामक जिस रूप में बीमारी है, सरकारी संसाधन हैं वो एक हद तक हैं, वो मददगार होते हैं,
अरीजदा जैसे कई संगठन हैं डॉक्टर्स के, वो अपने स्तर पर ही व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा के संसाधन अपने स्तर पर ही व्यवस्था करने का डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोई प्लान किया है क्या? कुछ आप इसके बारे में अपनी राय रखते हैं? और कौन कौन से और प्रोटेक्शन किट की ज़रूरत है आपकी नज़र से, अगर हम सरकार के सामने चीज़ें लाना चाहें? जहां तक कोरोना वायरस की बीमारी को लेके जो सवाल और स्वास्थ्य के संबंधित जो प्रोटेक्शन के लिए पीपी किट है, N95 है, ट्रिपल लेयर मास्क है और जो दवाइयां हैं जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और भी कई तरह की दवाइयों की उपलब्धता है, ये सारी की सारी राज्य सरकार अपने स्तर से सुनिश्चित कर रही है। और क्योंकि ये विश्व के अंदर पूरी तरह से बीमारी फैल चुकी है, डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल है वो किसी कंट्री विशेष से आता है और शुरुआत में निश्चित तौर पर कुछ दवाइयों का आयात और निर्यात देश अपने स्तर पर करते हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मैसेज ये गया कम्युनिटी के अंदर कि ये चीजें शॉर्ट है, जबकि ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। आज भी हमें पीपी किट राज्य सरकार अपने स्तर से खरीद के दे रही है। साथ ही जहां पर राज्य सरकार ने उपलब्ध कराए उसके अतिरिक्त कई एनजीओ संस्थाएं हैं, कुछ जैसे आपने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने स्तर से इस कार्य को कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीजें लेके एक तरफ इशारा ये करती है कि हम सभी संवेदनशील हैं और जो प्रोटेक्शन हम अपने स्तर से ले सकते हैं उनको भी हमें लेना चाहिए। कई संस्थाएं आज भी एसएमएस अस्पताल के अंदर, चाहे चिकित्सा अधीक्षक हो, चाहे प्रधानाचार्य महोदय हो, उनसे रेगुलर संपर्क में है कि हम आपको ये पीपी किट डोनेट करेंगे, हम आपको N95 डोनेट करेंगे, हम आपको इतनी बड़ी संख्या में सैनिटाइजर डोनेट करेंगे। साथ ही कई राजनीतिक नेता लोग भी हैं जो आगे आके दान कर रहे हैं और उसका डोनेशन का जो है वो पीपी किट हो चाहे N95 हो, एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर वो डोनेशन कर रहे हैं, जिससे कि जो स्टाफ आज इस कोरोना की बीमारी के इलाज के अंदर समर्पित रूप से कार्य कर रहा है उसको सुरक्षित रखना हमारा पूरा दायित्व है। जी, लेकिन जयपुर के अंदर मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और एसएमएस अस्पताल है वो एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है कोरोना क्योर सेंटर के रूप में। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे किस रूप में एसएमएस अस्पताल के अंदर स्थितियां हैं कोरोना पेशेंट्स को लेकर, और कितने सीवियर पेशेंट्स हैं जो अभी जिनके ऊपर कड़ी निगरानी आप रख रहे हैं मेडिकल के लिहाज से? एसएमएस अस्पताल की अगर हम बात करें तो अभी भी इंदौर के अंदर करीब 450 का फिगर है जो कि भर्ती मरीज हैं, जो क्लियर कट कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं। ऐसे ही हमारे जो चरक भवन जो बिल्डिंग है उसको पूरी तरह से डेडिकेट किया गया है, जहां पर पेशेंट जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझे बुखार है, खांसी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोरोना की संभावना लग रही है, उनके लिए राउंड द क्लॉक 24 आवर ओपीडी की व्यवस्था की गई है ताकि वो किसी भी समय 24 घंटे में वहां आए, अपनी जांच कराए, अपने लक्षणों के बारे में जो चिकित्सक जो ओपीडी में सेवाएं दे रहे हैं उनकी राय ले, और उसके बाद में अगर लगता है तो उसको एज ए संदिग्ध मरीज के रूप में हम उसको एडमिट करते हैं, उसकी जांच कराते हैं। 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर हमें जांच की रिपोर्ट मिल जाती है। पॉजिटिव है तो हम उसको एज पर प्रोटोकॉल उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उसको होम क्वारंटाइन करके उसको होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस करते हैं। अभी जो 450 पेशेंट हैं उनमें से ज्यादातर मरीज एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक का मतलब उनके अंदर ब्लड के अंदर तो टेस्ट RT-PCR पॉजिटिव है, लेकिन उनको अंदर किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। तो ये संभावना एसिम्टोमेटिक वाली वो अपने अदर फैमिली मेंबर्स के लिए एक कैरियर का काम कर सकते हैं, जिससे इन ऐसे मरीजों से बीमारी फैलने की संभावना रहती है। तो इनको हम क्लोजली आइसोलेट करते हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। गवर्नमेंट ने कई क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं, जिसमें हम एग्जांपल देना चाहेंगे, मणिपाल यूनिवर्सिटी का है, ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है। साथ ही जो दूसरे हॉस्पिटल्स है जिसमें महात्मा गांधी है, RUHS हमारा यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, निम्स है, और एसएमएस तो अपने आप में एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में डेवलप हुआ है। इसके अंदर सारी सुविधाएं हम इन मरीजों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो गंभीर मरीज है उनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड आईसीयू वगैरह की, वेंटिलेटर, मल्टीपेरा, इनकी सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। भगवान का ये आशीर्वाद है कि अभी फिलहाल हमारे पास ऐसा इस बीमारी का कोई पेशेंट नहीं है जो वेंटिलेटर पे हो
हाँ, थोड़े बहुत 2 या 3 पेशेंट ऐसे हैं जो कि हमें अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। जी। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी बहुत लोगों के मन में सवाल हैं, बहुत इंटरनेट पे चल रहा है। क्या एसएमएस अस्पताल के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी काम चल रहा है, या आप सोच रहे हैं कि इस थेरेपी का इस्तेमाल है वो किया जाए कोरोना पेशेंट्स के लिए? एसएमएस अस्पताल के अंदर भी प्लाज्मा थेरेपी को लेके पूरी एक रिसर्च का पूरा प्लान कर लिया गया है। जी। और इसकी एक गाइडलाइन होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके तहत हमें एक आईसीएमआर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से हमें वो लेना पड़ेगी परमिशन। उसके बाद में प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए हमें हमारी एथिकल कमेटी की एक अप्रूवल चाहिए होती है। आज भी हमारी आईसीएमआर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारा प्रोटोकॉल डिटेल एक डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद में जल्दी से जल्दी प्लाज्मा थेरेपी का प्रोटोकॉल पूरा करते हुए हम जल्दी अपने मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने विस्तार से बात करने के लिए। डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ में थे, एसएमएस अस्पताल से बता रहे थे कि किस रूप में परिस्थितियां, अध्यादेश के आने के बाद क्या रिएक्शन है, और वहां से लेकर कोरोना पेशेंट्स के लिए प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए एसएमएस है वो किस रूप में तैयारियां शुरू कर रहा है, इसकी पड़ताल की।